और अब मैं इस वेबिनार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जूलॉजी डिपार्टमेंट से डॉक्टर आरती वर्मा को बोलना चाहूंगी कि वो आए और मंच का संचालन आगे करें। आरती वर्मा। थैंक यू तुलिका मैम। जैसा कि हम सभी हाल में कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान पाया कि हमारे जो फर्स्ट लाइन वॉरियर बहुत सारी परेशानियों और चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर और कर्मचारी ने परेशानी झेला। इसी को देखते हुए आसानी से मैनिपुलेट होने वाले लॉ को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्ट्रॉन्ग लॉ में कन्वर्ट डॉक्टर के हित को के लिए किया गया है। इसी कड़ी में अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर सर जो हैं वो डॉक्टर धीरज कुमार मिश्रा सर लॉ डिपार्टमेंट से हैं। सर ने अपनी पीएचडी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से की है। सर ने अपनी पीएचडी इंटरनेशनल रेफ्यूजी लॉ से की है। ही हैज़ पब्लिश्ड 20 नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल और उसी के साथ उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी खुद लिखी हैं। सर आप आएँ और हमें बताएं कि लॉ को और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सर। Thank you, Dr. Aarti Verma. Respected Principal Ma'am and other faculties which are present here and connected with this webinar. It's a nice opportunity for me to address this gathering and to say something about coronavirus or COVID-19 pandemic and related law. तो जैसे अभी हम लोगों ने सुना और समझा कि ये वैश्विक विश्व स्तर की महामारी अचानक जो आई और लगभग 190 से ज्यादा देशों को प्रभावित किया, जिसमें हमारा देश इंडिया भी है और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। केवल लोग ही नहीं बल्कि इसने कई नए चैलेंजेस प्रस्तुत किए लोगों के सामने, सरकारों के सामने और विभिन्न स्तरों पर। तो ऐसी चुनौती हम लोगों ने पहले सोची नहीं थी। ये ऐतिहासिक है जो पहली बार इस स्तर की हुई है महामारी और इसीलिए इस असामान्य परिस्थिति में हमारी सरकार ने भी असामान्य रूप से ही बिहेवियर किया पहले, जिसने कि कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया पूरे भारतवर्ष में और सारे मूवमेंट सीज हो गए, सारे लोग जहां थे वहीं पर रह गए, सारी एक्टिविटीज वहीं पर सिमट गई। मतलब ये महामारी फैले नहीं एक से दूसरे जगह और तेजी से, ताकि इससे इसके रिपरकशंस जो होते हैं वो सबसे पहले तो हमारी आर्थिक हालात को प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ कई प्रकार की अन्य दिक्कतें भी पैदा करते हैं। जितनी ज्यादा ये महामारी लंबी होगी, फैलेगी, उतनी ही दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये असामान्य परिस्थिति थी, इसलिए घोषणा भी असामान्य थी, क्योंकि इस घोषणा के कई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर सारी चीजों को एक साथ बंद कर दिया जाए तो हमारे बहुत सारे अधिकार, हमारे नागरिकों के बहुत सारे अधिकार, लाइवलीहुड के अधिकार, ये सब सीमित हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं और एडवर्सली अफेक्ट करते हैं हमारी कम्युनिटी को, समाज को। जहां पर कि भारत जैसे देश में, खासकर भारत जैसे देश में जहां बहुत सारी विविधताएं हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं और लगभग 70% आबादी जो है वो मार्जिनलाइज्ड है, चाहे वो पुअर हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, वीमेन हैं, चाइल्ड हैं, ट्राइबल्स हैं, तो दलित्स हैं और जिन्हें कई प्रकार की डिफिकल्टीज का सामना सामान्य दिनों में भी करना पड़ता है। रोजगार नहीं है, खाने के साधन नहीं है, वहां पर इस प्रकार का लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन कर देना एक असामान्य निर्णय था, जो असामान्य परिस्थिति में सरकार को करना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रकार के निर्णय किस विधि के अंतर्गत सरकार ने लिया और कौन सी ऐसी विधि है जो ऐसे सिचुएशन को इनविसेज करते हुए ऑथराइज करती है कि ऐसा निर्णय लिया जा सकता है जो कि इतने सारे लोगों को प्रभावित करता हो।
नेचुरली एक पॉलिटिकल इशू था, सरकार को निर्णय करना था, लेकिन इसका लीगल रेमिफिकेशंस भी है। इतने सारे फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है और हुआ भी। लेकिन ऐसी महामारी में ये बात भी है कि केवल सरकार ही इस महामारी से नहीं लड़ती है या लड़ेगी, बल्कि हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो कौम है, उसके भी कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो कि उसे भी पालन करना होगा। सभी मिल करके ही इस महामारी से हम लोग लड़ सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो पहला कानून कॉलोनियल इरा का ये कानून है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। 97 का ही एपिडेमिक डिजीज एक्ट है जो कि हमारे यहाँ लागू था। लेकिन इस एक्ट में कई कमियां थी जो आज की स्थिति में कई प्रकार से इसमें ये कहा भी गया है कि इसे रिपील कर देना चाहिए, क्योंकि वो सारी जो इसमें कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, ओपन एंडेड वर्डिंग्स है, एम्बिगुअस वर्ड्स हैं और क्लियर कट डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि सरकार की क्या शक्तियां होंगी ऐसे सिचुएशन में। तो इसीलिए और ये जो हम लोगों ने अभी देखा कि कोरोना वॉरियर्स जो इस कोविड-19 के दौरान लोगों को की रक्षा कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस स्टाफ्स हैं, अदर वॉलेंटियर ग्रुप्स हैं, तो इन पर भी अटैक के मामले सामने आने लगे और साथ ही साथ प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन भी शुरू हो गया। इस महामारी जिसने इस महामारी को फैलने में भी अपना योगदान देना शुरू किया और लोग जो इससे लड़ रहे थे, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर थे, उनको भी इसने एडवर्सली अफेक्ट किया। तो हमारे यहाँ चूंकि कोई कानून था नहीं, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का है और इस एक्ट में कई कमियां थी, जैसा अभी हमने कहा कि एम्बिगुअस और ओपन एंडेड वर्डिंग्स था। सिविल राइट्स क्या होंगे, बेसिक सिविल राइट्स जिसको ऐसे पेंडेमिक के समय हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसके विषय में कोई स्पष्ट वर्णन नहीं था। और क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा गवर्नमेंट के लिए और सिटीजन्स के लिए, ये एक्ट वो भी नहीं बताता है। साथ ही साथ एक्सेसिव रिलायंस इसका सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पेनल कोड पे है, जहां पर कि अगर डायरेक्शन फॉलो नहीं किया जाए जो स्टेट अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है, तो उसके लिए 1000 रुपए 6 मंथ तक का मैक्सिमम पनिशमेंट और 1000 रुपए तक के फाइन की व्यवस्था थी। तो सजा भी बहुत कम थी। इसीलिए ऑर्डिनेंस के द्वारा जब ये घटनाएं ज्यादा होने लगी तो सरकार ने ऑर्डिनेंस के द्वारा इसमें अमेंडमेंट किया और हेल्थ वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोना वायरस के दौरान जो वो अपनी सर्विस दे रहे हैं, इस दौरान यदि उन पर अटैक होता है, प्रॉपर्टी नष्ट होती है, तो इसके लिए इस ऑफेंस के नेचर को में परिवर्तन किया गया और ये बताया गया कि ये कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इस प्रकार का एक्ट्स ऑफ वायलेंस मीन्स ये कि अब अगर इस प्रकार का ऑफेंस होता है तो बेल पुलिस नहीं दे पाएगी, बल्कि कोर्ट से ही लेना होगा। साथ ही साथ पनिशमेंट के स्तर को भी बढ़ा दिया गया, जहां पर कि इम्प्रिजनमेंट अब मैक्सिमम 7 वर्षों के लिए हो सकता है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है। तो साथ ही साथ कंपनसेशन की भी व्यवस्था की गई। अगर ऐसे हमारे नर्स, डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स इस प्रकार के लोगों को शारीरिक क्षति पहुंचती है तो उनको कंपनसेट भी करना होगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शंस के लिए जो लॉस और डैमेजेस होगा प्रॉपर्टी में, उसके लिए भी हर्जाना देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो स्ट्रिंजेंट किया गया लॉ को, प्रोविजंस को, लीगल सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। जी हेलो, सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं। हेलो, आप आ रही है? हेलो जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ जी जी, थैंक। तो इस प्रकार से लीगल प्रोविजन को स्ट्रिंजेंट करके इसके इम्प्लीमेंटेशन को मजबूती से किया जाए तो हमारे हेल्थ वर्कर्स पर अटैक कम होगा, जो दिख भी रहा है कि कम हुआ है।
और लेकिन कोई विधि नहीं होने की वजह से ये ऑर्डिनेंस लाना पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ कौन सी ऐसी अन्य विधि है जिसके अधीन सरकारें लॉकडाउन, क्वारंटाइन, माइग्रेंट्स वर्कर के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह वगैरह लगा सकती हैं। तो ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव तो अभी कोई भी विधि नहीं है। ऐसे सिचुएशंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाने की आवश्यकता है, लेकिन जो विधि अभी प्रिवेल कर रही है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने ह्यूगो फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन को लागू करने के लिए, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, इस एक्ट को हमने पारित किया। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर जिस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए कोई कानून नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जहां पर यदि कानून है भी, बनाई भी जाती है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर या अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए तो कंप्लायंस कर लिया जाता है, लेकिन लेटर एंड स्पिरिट में उसका फॉलो नहीं किया जाता उसको। तो जरूरत इस बात की भी होती है कि जो बने हुए कानून हैं उसको लेटर स्पिरिट में फॉलो करके इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उससे जिस पर्पस से वो कानून बना है उस पर्पस को पूरा कर सकें। लेकिन ये कानून तो बन गया 2005 में। उसके बाद जिसमें डिजास्टर के विषय में बताया गया, और इसमें डिजास्टर को एड्रेस करने के लिए उसमें रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू वगैरह की बात की गई। दूसरा जो है 2016 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया गया, जो यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किया सेंडाई फ्रेमवर्क ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 से 30 के लिए, और 2016 में ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आया है। इस प्लान के अंतर्गत केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए फंड क्रिएट करने की बात कही गई है, और इस बाबत उसे शक्तियां और अथॉरिटी प्रदान की गई है। तो इसमें केंद्र सरकार जो है ये डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस फंड और डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड, ये केंद्र सरकार को क्रिएट करना था और इस पर्पस के लिए उसको यूज किया जाना था। लेकिन 2016 के बाद इस फंड का क्रिएशन नहीं हुआ है, जिस वजह से जो फिनेंशियल जो इसका इम्प्लीकेशन है और जो मामला वो ये कानून, इस कानून के अंतर्गत इसको क्रिएट कर। दूसरी बात ये है कि ये जो हेल्थ का मामला है, ये हेल्थ का मामला बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल के एंट्री 6 लिस्ट 2 में ये स्टेट लिस्ट में आता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। तो इसमें राज्य सरकार के ऊपर दायित्व तो ज्यादा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। हेल्थ के मामले में केंद्र सरकार का क्या दायित्व होगा ये बात स्पष्ट नहीं है, ये कॉन्करेंट भी नहीं है। तो अब तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है और उसे इस प्रकार का डायरेक्शन करना है। लेकिन देन उसके बाद 2008 में ही नेशनल गाइडलाइन फॉर मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर 2008, ये पैंडेमिक से डील करने वाला गाइडलाइन है जो प्रिवेंटिव और क्वारंटाइन मेजर्स वगैरह की बात करता है। लेकिन इसमें भी जनरल बातें हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि किस सिचुएशन में क्या करना है, कहां पर लॉकडाउन करना है, कितना लॉकडाउन करना है, कितने अधिकार को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में कोई कॉम्प्रिहेंसिव कानून नहीं है जो कि केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को या और लोकल अथॉरिटी को ये पावर दे कि वो अपने अपने स्तर में कैसे इस बीमारी से, ऐसे पैंडेमिक से डील करें और किन शक्तियों का उपयोग करते हुए मैनेज करें। तो ऐसे कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। स्विट्जरलैंड ने अभी वो कानून बनाया हुआ है और उसको एनालिसिस करके हम भी अपने इस विविधताओं से भरे देश में कैसा कानून होना चाहिए उस पर विचार कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते राज्यों पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। इस प्रकार की घोषणा, दूसरा इश्यू यहाँ पर ये आता है कि इस प्रकार की घोषणा होने से बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स कर्टेल हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनका भी जस्टिफिकेशन होना चाहिए।
क्योंकि फंडामेंटल राइट का कर्टेलमेंट हमेशा इस कोर्ट को ये पावर है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कि वो सरकार के इस एक्शन को रिव्यू कर सकती है कि कर्टेलमेंट कितना हुआ, रिजनेबल है कि नहीं है, और क्या होना चाहिए। तो कोर्ट का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। ऐसे मामले में स्टेट के सारे ऑर्गन्स, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, लोकल अथॉरिटीज, अन्य जो भी सशक्त हैं राज्य की ओर से राज्य का कार्य करते हैं, साथ ही साथ हमारे यहाँ के कोर्ट, खासकर सुप्रीम कोर्ट को काफी एक्टिविस्ट रोल इसमें उनका होना चाहिए और पहले से इन विशेष करके सिचुएशन को एक्शन लेना चाहिए। हम लोगों ने देखा कि बहुत नागरिकों, बहुत सारे, क्योंकि ये सारा बैलेंसिंग का मामला है। एक तरफ राइट टू लाइफ है, पेंडेमिक की वजह से लोग बीमार पड़ते हैं, उनके जीवन को खतरा है, उनके हेल्थ को खतरा है, और दूसरी तरफ लाइवलीहुड है। अगर आप लंबे समय तक लॉकडाउन करते हैं, बंदी रखते हैं, तो बहुत सारे रोजगार से मुंह विमुख हो जाते हैं, भूखमरी आ सकती है, अन्य बहुत सारे चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो ये सारा बैलेंस करना है कि कितना हम लोगों को किस हद तक ये किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि इस संदर्भ में हमारे यहाँ जो नेशनल गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डिजास्टर 2008 ये गाइडलाइन है, वो खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहा है कि द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट was enacted in 1897 and needs to be repealed. This act does not provide any power to the center to intervene in biological emergencies, जो अभी आगे भी हो सकती हैं, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, न्यूक्लियर वारफेयर, ये सब की जो तैयारियां हो रही हैं, इनसे ये सब प्रॉब्लम आगे भी हो सकते हैं। It has to be substituted by an act which take care of the prevailing and foreseeable public health needs, including emergencies such as biological attacks and use of biological weapons by an adversary, cross-border issues, and international spread of disease. It should give enough power to the central and state government and local authorities to act with impunity, notify affected area, restrict movements or quarantine the affected area, enter any premises to take samples of suspected materials and seal them. Even according to central authorities, there is no law existing for matters concerning quarantine, lockdown, restriction of movement. Therefore, the question remains whether the current lockdown, restriction on movement, quarantine are all legally well founded, और उसका जस्टिफिकेशन क्या है। खैर अगर हम लोग मान भी लेते हैं कि ये ठीक है, जस्टिफाइड था और सामान्य परिस्थिति थी और सामान्य निर्णय था, तो फिर यहाँ इशू ये आ जाता है कि बैलेंसिंग कैसे होगा। क्योंकि यहाँ पर कोर्ट को भी, जैसे अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट का इस इशू में, इस संदर्भ में क्या रोल रहा। हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के पहले ही आदेश देना शुरू किया कि जहाँ कंजेस्टेड जेल है वहां पर उनका अध्ययन किया जाए और कंजेशन कम किया जाए। इससे हम लोगों ने देखा कि कई अंडर ट्रायल्स और कन्विक्ट को रिलीज किया गया थोड़े से। दूसरा, आसाम में भी डिटेंशन को कम किया गया, वहां भी 3 साल से इसे 2 साल कर दिया गया और बॉन्ड की रकम को भी कम कर दी गई। लेकिन जब हम लोगों ने ये देखा कि जहां माइग्रेंट्स वर्कर थे जो पैदल नहीं, अपने एक तो भूखमरी के शिकार थे, दूसरे जहां पर उन्हें रहना था वहां उनके रहने की हाइजीनिक सैनिटेशन की स्थिति क्या थी, वो रह सकते थे कि नहीं रह सकते थे। कई लोगों को, लाखों लोग सड़क पे आ गए, कई लोग घर पैदल जाने लगे हजारों किलोमीटर चल के। तो इस मामले में हमारे यहाँ का कोर्ट थोड़ा पीछे हो गया। चलो पहले ही उसे अगर थोड़ा और पहले से ध्यान दिया जाता और कोई कमिटी, इंडिपेंडेंट कमिटी वगैरह गठित की जाती तो हो सकता है उस पर बेटर नजर रख सकते थे। तो खैर ये हमारे चुनौतियां हैं और इसी चुनौतियों से रास्ता भी निकलता है आगे के लिए। जैसे हमारे प्रोड्यूसर्स ने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की बात की, उसी तरह लीगल अपॉर्चुनिटीज भी है। कोई लॉ बनी हुई नहीं है, ऐसी परिस्थिति में कैसे बैलेंसिंग करेंगे, स्टेट के क्या अधिकार होंगे, नागरिकों के क्या कर्तव्य होंगे, कम्युनिटी, और साथ ही साथ उनके अधिकार को कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा।
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन ऐसा किया गया कि जो हमारे बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू फूड, राइट टू शेल्टर और इस तरह के अन्य अधिकार, इसको एलिवेट किया गया टू द पोजीशन ऑफ फंडामेंटल राइट। चूंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अनइन्फोर्सिएबल थे, लेकिन कोर्ट ने इसे आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ में रीड किया कि और राइट टू लाइफ का मीनिंग उसने बहुत वाइडर सेंस में लिया हुआ कि नॉट मेयरली एनिमल एग्जिस्टेंस बट ह्यूमन लाइफ विद डिग्निटी। तो वो डिग्निटी कहीं दिखी नहीं। तो सवाल है कि हमारे यहाँ आदमी ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोगों के लाइफ का कोई वैल्यू ना लगाएं, कोई वैल्यू ना आके। उनका वैल्यू है, इसलिए उनका कहाँ तक उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की भी पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन उसी में इफिशियंसी लानी है, अकाउंटेबिलिटी लानी है। और इसलिए इस चीज को बढ़ावा देने का, बैलेंसिंग करने का ये एक अच्छा मौका है कि ऐसे कैलेमिटीज बार बार नहीं आते हैं, ऐसा सिचुएशन बार बार नहीं आता है। इसलिए इसे पूरे व्यापक स्तर पर इसको रिव्यू करना चाहिए, जहां पर सारे के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को, साथ ही साथ हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार म्यूट किए तो सादा आ गया। यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बोला है कि भाई ये पॉलिटिकल मामला है, ये एग्जीक्यूटिव का मामला है, वो हमारा दायरा नहीं है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन कई बार कोर्ट ने किया है, पहले भी किया है, और ये सिचुएशन तो जीने मरने का प्रश्न है। तो यहाँ पर तो और भी ज्यादा अलर्टनेस दिखाने की जरूरत है, इंडिपेंडेंसी और करेज दिखाने की जरूरत है। सरकार की भी आलोचना होनी चाहिए, उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए, नए नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश भी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोगों के जीवन का मूल्य वो कोई एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, मानव है। जहां तक उनको उस ढंग से ट्रीट करना चाहिए, उनके लिए वो व्यवस्था करनी चाहिए। 70% आबादी लगभग हमारी वही है। तो ये विचार, अभी सरकार ने बहुत सारे गांव स्तर पर मजबूत करने की बात की है, कई रोजगार योजनाएं चलाने की बात की है कि उनको वहां काम दिया जाए, तो ये अपॉर्चुनिटीज है, ये होना चाहिए। जब तक हम गांव के स्तर पर आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमारे माइग्रेंट्स गांव के स्तर पर मजबूत होने पर भी माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन तो पूरा वर्ल्ड ही आपसे सहयोग से चल रहा था। इकोनॉमिक मामले में हम लोग एक दूसरे को सहयोग कर रहे थे, सारे देश एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रहे थे, आइसोलेशन में नहीं रह सकते थे। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी थी। लेकिन हमें यूनिट स्तर पर, छोटे स्तर पर आत्मनिर्भर बनना होगा। मैन्युफैक्चरिंग को तो डेवलप करना होगा, लोगों को रोजगार देना होगा, उनको जीवन में कुछ प्रकाश दिखलाना होगा कि कैसे वो वहां पर रहें। माइग्रेशन तो उसके बाद भी होगा, जहां आवश्यकता होगी, वो तो लेबर मूवमेंट होता है, जहां सस्ते लेबर जरूरत होगी वहां जाएंगे वो, जहां प्लस है वहां से। लेकिन इस अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना होगा, ना केवल इकोनॉमिक फ्रंट पर बल्कि हमारे लीगल फ्रंट पर भी। ये चुनौती है और इसे स्वीकार कर। तो बस यहाँ ही धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत समय दिया, ध्यान से सुना और अच्छा अवसर दिया कि मैं कुछ कह सकूं अपनी बात। धन्यवाद। थैंक यू सर। आप आज बताएं हमें कि लॉ स्ट्रॉन्ग है अगर हम अच्छे से उसे यूज करें। थैंक यू सर वेरी मच। मंच का